हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है संधारित्रों का विद्युत परिपथ में संयोजन। तो आर्टिकल लिख रहे हैं संधारित्रों का विद्युत परिपथ में संयोजन। कहने का मतलब हम विद्युत परिपथ में संधारित्रों को कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, तो उन प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फिर किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्रों को निम्न दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर दो, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या है, इनको हम पढ़ते हैं। तो पहले हम संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन को लेते हैं। तो पहले वाला टॉपिक आप फिर से डाल दीजिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम लिखते हैं क्या है ये संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो कैसे परिभाषित करेंगे? किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र में आवेश का परिमाण समान हो। तो कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र में आवेश का परिमाण समान हो। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन हम कहते हैं दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र में आवेश का परिमाण समान हो। तो फिर हम कैसे दिखाएंगे इस चीज को? संधारित्र को दिखाने के लिए हम ये दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं। तो ये कोई एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। ठीक, इसे हमने जो है वो विद्युत परिपथ से या स्रोत से जोड़ा, प्लस माइनस। इधर भी जो है हमने इसको इस स्रोत से नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इस प्लेट को जो है इससे और इस प्लेट को इससे। अब हम यहां देखेंगे कि जैसे ही हम इस प्लेट को इस बैटरी से जोड़ते हैं तो इस प्लेट चालक प्लेट से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ खींचे जाते हैं, तो ये प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। लेकिन प्रेरण प्रभाव से इस प्लेट, ये जो प्लेट है इससे जुड़ी हुई है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होकर के इसके इस किनारे पर आ जाते हैं। तो प्रेरण प्रभाव से ये नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। तो जो आवेश का परिमाण प्लस क्यू यहाँ है वही माइनस क्यू यहाँ पर है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के इस प्लेट से यहाँ शिफ्ट होने से ये प्लेट जो है वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। लेकिन फिर ये प्रेरण प्रभाव से ये प्लेट कनेक्टेड है चालक तार से, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होकर के इस फेस पे आ जाते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं। जब यहाँ इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो फिर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और इसी तरीके से फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होकर के इस प्लेट को क्या बना देते हैं, नेगेटिवली चार्ज बना। तो फिर हम यहाँ देखें ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। तो प्रत्येक संधारित्र में आवेश का परिमाण समान हो गया और ये जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। यही तो परिभाषा है। हम मान लेते हैं कि इसकी जो धारिता है हमारे पास वो धारिता C1 है इस संधारित्र की, और इस संधारित्र की धारिता C2 है और इस संधारित्र की धारिता C3 है। अब रही बात ये कि जैसे ही हम यहाँ पर इसको बैटरी जोड़ते हैं समान आवेश आता है, तो फिर इन प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? सामान्य फार्मूला हमारे पास में Q बराबर CV था। लेकिन यदि मैं V का मान जानना चाहूं कि Q तो सब पे समान आ गया, तो Q बटे में C। लेकिन Q का मान सभी के लिए सेम है, धारिताएं अलग अलग संधारित्र की अलग होने की वजह से V का मान क्या है, C1 के संगत V1 आएगा, C2 के संगत V2 आएगा और C3 के संगत यहाँ पर V3 आएगा। इसका मतलब यहाँ विभवांतर जो है प्रत्येक प्लेटों की विभवांतर जो है प्लेटों के बीच तीनों संधारित्र के लिए वो सेम नहीं होंगे। ये नोट करने की बात है, क्योंकि Q तो सेम है लेकिन धारिता हमने सेम नहीं ली है, तो उस केस में C1, C2 और C3 के संगत ये विभवांतर V1, V2, V3 है। तो फिर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये विभवांतर कितना हो गया V1, यहाँ विभवांतर कितना हो गया V2 और यहाँ विभवांतर कितना हो गया V3। ठीक है, और यहाँ V वोल्ट की बैटरी आपने इससे संयोजित की थी। तो फिर ये चीजें जो है वो हमारे पास में आ जाती हैं। लेकिन कुल विभवांतर की यदि हम बात करें तो कुल विभवांतर ये A पॉइंट ले लें और ये जो है हम B पॉइंट ले लें, तो A और B के बीच में जो कुल विभवांतर होगा वो हम V मान सकते हैं, वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही होगा। तो फिर ये जो विभवांतर है, टोटल विभवांतर है A और B के बीच, ये हमारे पास में कितना हो गया, V हो गया। ये विभवांतर V हो गया किस किस के बीच, A और B के बीच। ठीक है, तो अब हम फिगर समझ में आ गई है, तो यहां से हम
यहाँ तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, चित्र में तीन संधारित्र चित्र में तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 एवं C3 है। V वोल्ट के विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इन संधारित्रों के प्लेटों के मध्य विभवांतर इन संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। तथा प्रत्येक संधारित्र में आवेश का परिमाण Q है। तो फिर ये चीज मैं यहां लिख रहा हूं, यह आपने नोट कर लिया होगा। तथा प्रत्येक संधारित्र में आवेश का परिमाण Q है। ठीक है, ये बात हमने लिख दी। धारिताएं अलग अलग होने से प्लेटों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग हुआ, तो प्रत्येक संधारित्र में आवेश का परिमाण Q है। ठीक है, अब हम कहें कि A व B के मध्य विभवांतर, वो तो हमने कितना लिया है, V लिया है, और V की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में V1 प्लस V2 प्लस V3 के जोड़ के बराबर आएंगे। तो फिर हम आगे पैरा छोड़ के लिखते हैं, बिंदु A व B के मध्य विभवांतर क्या आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात नंबर हमारे पास 1 हो गई। कुल विभवांतर V जो है वो V1 प्लस V2 अलग अलग विभवांतरों के जोड़ के बराबर है। ठीक, लेकिन बोलो क्या लिखा जाए। V1 जो आएगा वो आएगा Q बटे में C1, क्योंकि आवेश का परिमाण Q है, पहले की धारिता कितनी है, C1। तो फिर यहाँ V2 और V3 और ये कैसे आएंगे, तो ये आपने नोट कर दिया होगा। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूं। तो देखिएगा नेक्स्ट,
तो फिर V2 जो है वो हमारे पास में Q बटे में C2 और V3 बराबर है वो Q बटे में C3। ये जो तीनों हैं इनको हम नंबर 2 ले लेते हैं और ये चीज धारिता की परिभाषा के अनुसार हम ये विभवांतर अलग अलग संधारित्र की प्लेटों के बीच ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आवेश का परिमाण सेम है और उनकी धारिताएं अलग अलग हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि 1 व 2 से क्या रिजल्ट आएगा। 1 व 2 से रिजल्ट आएगा V बराबर Q बटे में C1 प्लस Q बटे में C2 प्लस Q बटे में C3। तो फिर V बराबर Q कॉमन, तो 1 बटे में C1 प्लस 1 बटे में C2 प्लस 1 बटे में C3। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बाई Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, Q को बटे में शिफ्ट कर दिया। तो फिर इस चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Q में V, क्योंकि V जो है वो Q के बटे में चला गया। 1 बटे में C1 प्लस 1 बटे में C2 प्लस 1 बटे में C3। इसे हम नंबर 3 कह देते हैं। ठीक, लेकिन एक बात है, यहां हम ये देखें कि जो तीनों संधारित्रों की बजाय एक ही संधारित्र लिया जाए। ठीक है, तो मैंने ये एक ही संधारित्र ले लिया तीनों की बजाय, और उनको मैंने A और B के बीच उसी V वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया। लेकिन इन तीनों का मुकाबला करने वाला एक ही था, तो उसकी धारिता कितनी थी? CS। लेकिन उस पर आवेश का परिमाण भी उतना ही था जितना कि उन तीनों पे अलग अलग था, तो प्लस Q माइनस Q, और ये धारिता कितनी? CS, और ये विभवांतर V प्लेटों के बीच उसी वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ा। तो फिर हम यहां लिखते हैं क्या? यदि संयोजन की तुल्य धारिता संयोजन की तुल्य धारिता CS हो, तब इसका मतलब हमने इस समस्या को सिंगल वे में तोड़ दिया। हम एक ऐसा संधारित्र ले लें जिसके अंदर जो है हमारे पास में आवेश का परिमाण उतना ही हो, और साथ ही साथ जो है आवेश का परिमाण उतना ही हो, और उसी वोल्टेज की बैटरी से हम इसको जोड़ें। ठीक है, उसी वोल्टेज की बैटरी से हम इसको जोड़ें, उतना ही आवेश का परिमाण आए, लेकिन तब उस केस में हम धारिता CS मान लें। तो यदि संयोजन की तुल्य धारिता CS हो, तब हम Q बटे V, CS बराबर हम लिख सकते हैं Q बटे में V। और ये हमारे पास में समीकरण नंबर कितनी आ गई? 4। तो जो हमने परिपथ बनाया था उसी के तुल्य परिपथ हमने ये बना लिया। भाई तीनों की जगह एक ही संधारित्र लगा दें, लेकिन उसी वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दें, और अपेक्षा ये करेंगे उतना ही आवेश का परिमाण इस पर आए। तो फिर हमारी समस्या सिंगल वे में चली गई कि नहीं चलेगी? तो फिर उस केस में तो हम CS बराबर Q बटे V लिख सकते हैं कि आवेश का परिमाण उतना ही आए, तीनों के सिरों पर जितना भी विभवांतर है उतना एक सिंगल के ऊपर आ जाए। तो फिर CS बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बटे में V। तो फिर 3 व 4 से इस Q बटे V की जगह क्या लिख देंगे? CS। तो फिर मैं यहां आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा। तो 3 व 4 से 3 व 4 से रिजल्ट आया 1 बटे में CS बराबर 1 बटे में C1 प्लस 1 बटे में C2 प्लस 1 बटे में C3। ये हमारे पास में जो है वो तुल्य धारिता आ गई। इसे मैं नंबर देता हूं 5। तो कहने का मतलब जो तुल्य धारिता होती है वो तुल्य धारिता
संधारित्रों के व्युत्क्रमानुपातों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ से सी एस की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो C1 और C2 और C3 से कम ही आएगी। ठीक है, धारिता कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम इस आर्टिकल को कर सकते हैं। तो धारिता जो है वो घट जाती है जब हम संधारित्रों को किस क्रम में संयोजित करें, हम उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करें। तो अब इस श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल, एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लेकिन तो अगले वाली बात है स्टार डाल करके लिखनी। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के संदर्भ में संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए। पहली बात इसमें कि ये संयोजन तब किया जाता है जब किसी विभवांतर को जो है उच्च विभव को संधारित्रों के सिरों पर निम्न विभव में विभाजित करना हो। ठीक है, तो फिर यह संयोजन तब किया जाता है जब उच्च विभव को संधारित्रों के सिरों पर विभाजित करना हो, सिरों पर विभाजित करना हो। विभाजित करना हो। देखा आपने V1, V2 और V3 में जो है वो विभाजित हुआ। तो उच्च विभव V था, लेकिन V1, V2, V3 की जो वैल्यू आएंगी वो तो V से तो कम ही आएंगी। तो उच्च विभव को क्या कर दिया हमने, निम्न विभव में विभाजित कर दिया। एक बात। दूसरी बात, यहां जो तुल्य धारिता आती है उसका मान C1, C2, C3 से कम ही होता है तथा तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। ठीक है, तो फिर अगले वाली बात क्या है, इस संयोजन में तुल्य धारिता CS लेस देन C1, CS लेस देन किससे, CS लेस देन किससे, C2 से, और तथा CS लेस देन C3 से। तो इस संयोजन में तुल्य धारिता कम होती है, अर्थात ये मतलब हुआ कि जब कम धारिता हमें प्राप्त करनी है तब इस संयोजन को हम काम में लेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास में 3 संधारित्र हैं, C1, C2, C3, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। लेकिन यदि तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जो तुल्य धारिता आएगी वो 3 से भी कम आएगी, 4 से भी कम आएगी और 5 से भी कम आएगी। तो फिर जब हमें तुल्य धारिता कम प्राप्त करनी हो, अर्थात तुल्य धारिता घट जाती है, ठीक है। ये हमारे पास में जो है
ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या कहता है ये फैक्ट देखिए, यहां श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र जुड़े हैं तब उनके सिरों पर आवेशों का जो अनुपात है वो 1:1:1 होता है। देखा है आपने, सभी पर आवेशों का परिमाण सेम था। तो फिर मैं ये तीसरा बड़ा पॉइंट यहां इसको मिटा देता हूं, लिख रहा हूं इस संयोजन में संधारित्रों में आवेशों के परिमाणों का अनुपात 1:1:1 होता है। ठीक है, क्योंकि सभी पर आवेश का परिमाण क्या था, सेम था। तो फिर आवेशों के परिमाणों का अनुपात हम ऐसे लिख सकते हैं Q1:Q2:Q3 डैश डैश बराबर 1:1:1 डैश डैश होता है। ठीक, नंबर से अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यदि स्मॉल n संधारित्र जिनकी धारिताएं समान हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तब तुल्य धारिता, देखते हैं कैसे निकलेगी, ये नोट कर लिया होगा आपने। तब तुल्य धारिता, तो देखिए फार्मूला है हमारे पास 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश 1/CN। n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े तो तुल्य धारिता ऐसे लिखेंगे 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। समान धारिता के हैं, यदि n संधारित्र जिनकी धारिताएं समान C हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं इसको 1/CS बराबर n बार हो गया तो n/C। तो फिर मैं यहां CS बराबर लिखना चाहूं तो C/n हुआ कि नहीं हुआ, क्यों उलट देंगे, CS निकालना है आपको। तो फिर इस तरीके से तुल्य धारिता CS का मान कैसे आएगा, प्रत्येक संधारित्र का या धारिता जो है ना उसका n से भाग देने पर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है कि मान लीजिए कि 5 संधारित्र हैं और उनकी धारिता, प्रत्येक की धारिता C है, तो तुल्य धारिता कितनी आएगी, C/5। तो ये बात पता लग गई होगी आपको। इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि तुल्य धारिता जो है वो nवां भाग हो जाती है एक संधारित्र के कारण से। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां हम पढ़ेंगे, लेकिन अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ये कैसे मैंने निकाला है उसका रिजल्ट आप यहां देख सकते हैं। तो ये संधारित्रों का कौन सा क्रम संयोजन हो गया, ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। तो व्युत्क्रमानुपात में होती है धारिता, एक बात, धारिता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और यह संयोजन कब किया जाता है, जब उच्च विभव को तोड़ना होता है। इस संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन में विभिन्न संधारित्रों में संचित आवेशों का अनुपात क्या होता है, 1:1:1 होता है।
यदि n संधारित्र जिनमें प्रत्येक संधारित्र की धारिता C हो और यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब तुल्य धारिता कितनी बनती है, तो डायरेक्ट ही आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हो। C को किससे डिवाइड कर देंगे, C को हम n से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आज के लेक्चर में यहीं तक, इससे अगले वाली बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।